नमस्कार, गुड मॉर्निंग। रीड 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मैं प्रेम सिंह आज की इस लाइव टेस्ट सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। लीजिए स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण ये टेस्ट सीरीज़। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण पूर्ण के समान होता है, ये तथ्य मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने प्रतिपादित किया? व्यवहारवादी, प्रकार्यवादी, अवयववादी या मनोविश्लेषणवादी? किसी भी वस्तु का जब प्रत्यक्षीकरण यानी कोई वस्तु हम देखते हैं उसको अगर पूर्ण रूप से देखें, पूर्ण का मतलब होता है उसको विखंडित ना करें, यानी कि उसके अवयव ना हो, उसके खंड ना हो, पूर्ण हो और वो समग्र हो या फिर वो कैसी हो, गेस्टॉल्ड हो। इसका सही आंसर होगा अवयववादी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान की सुप्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? विलियम मैकडूगल, युंग, लेविन या फिर वुडवर्थ? सही आंसर आप सभी का विलियम मैकडूगल। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादक माने जाते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? स्किनर, हल, फ्रायड या फिर थॉर्नडाइक? बीएफ स्किनर को रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का प्रवर्तक माना जाता है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं, शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन के प्रवर्तक कौन है? बताइए। शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन के प्रवर्तक कौन है? पुनर्बलन सिद्धांत के जनक कौन माने जाते? स्किनर, हल, फ्रायड या फिर थॉर्नडाइक? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर पुनर्बलन में दोनों ऑप्शन साथ में हो, हल और स्किनर, तो इसके जनक सीएल हल माने जाते हैं, लेकिन स्किनर द्वारा भी अपने सिद्धांत में पुनर्बलन पर बल दिया गया। इवान पेत्रोविच पावलोव का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका, रूस, जर्मनी या फिर न्यूयॉर्क? 1904 ईस्वी में इवान पेत्रोविच पावलोव को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, जो रूस के थे। इवान पेत्रोविच पावलोव द्वारा कंडीशनल रेस्पॉन्स सीआर थ्योरी का प्रतिपादन किया था। इनको अनुबंधन का पिता कहते हैं। अनुबंधन, कंडीशनल अनुबंधन। वुडवर्थ ने अध्ययन का प्रारंभिक बिंदु किसे माना है? वातावरण को, वंशानुक्रम को, उद्दीपन को या फिर अनुक्रिया को? अच्छा प्रश्न है। प्रारंभिक बिंदु किसे माना है अध्ययन का? किसके द्वारा? वुडवर्थ के द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर होगा अनुक्रिया। गत्यात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? स्किनर, वॉटसन, वुडवर्थ या थॉर्नडाइक? यहाँ शब्द आता है गत्यात्मक। गत्यात्मक मतलब क्रियात्मक, और क्रियात्मक मनोविज्ञान वो व्यक्ति जो क्रिया को, अनुक्रिया को अध्ययन का प्रारंभिक बिंदु मानता हो, उसी के द्वारा किया गया। सही उत्तर होगा इसका वुडवर्थ। 1903 में शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक की सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने लिखी थी? शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक लिखी और उनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी माना जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक बताओ कौन है? सही उत्तर है आपका कौन? थॉर्नडाइक। सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किए? सीखने के नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किए गए। थॉर्नडाइक को पशु बुद्धि के विषय में कार्य करने हेतु किस मनोवैज्ञानिक ने प्रेरित किया था? अच्छा प्रश्न है। पशु मनोविज्ञान, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं। पशु मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? जनक
कौन माने जाते हैं? इसका सही उत्तर है कैटल। कैटल ने इनको प्रेरित किया था। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा की गई? टिचनर द्वारा, जेम्स द्वारा, जीएस हॉल के द्वारा या क्लार्क एच हॉल के द्वारा? बिल्कुल सही आंसर है जीएस हॉल के द्वारा इस एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1883 ईस्वी के अंदर पेडागोजिकल सेमिनार की स्थापना किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा की गई? टिचनर के द्वारा, जेम्स के द्वारा, जीएस हॉल के द्वारा या क्लार्क एल हल के द्वारा? स्टेनले, ध्यान से समझ लेना, स्टेनले हॉल के द्वारा, और स्टेनले हॉल के द्वारा ही बाल मनोविज्ञान से संबंधित ऐसी संस्थाओं का गठन किया गया था। 1909 में उपयोगितावाद का आरंभ किस महान मनोवैज्ञानिक ने किया था? बहुत आज का जो श्रृंखला है बड़ी अच्छी श्रृंखला है, महत्वपूर्ण श्रृंखला है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उपयोगितावाद का आरंभ किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? वुंट के द्वारा, विलियम जेम्स के द्वारा, टिचनर के द्वारा या फ्राइड के द्वारा? तो इसका सही आंसर है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ जन्म भी पूछा जा सकता है या फिर ये भी पूछा जा सकता है विलियम जेम्स किस देश के निवासी थे, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जर्मनी, वियना, यूरोप, न्यूयॉर्क, यानी कि यूएसए के थे न्यूयॉर्क। 1879 में वुंट द्वारा स्थापित प्रयोगशाला को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? विलियम वुंट के द्वारा एक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी 1879। कहाँ पर? लिप्जिंग विश्वविद्यालय। लिप्जिंग को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय भी कहते हैं, जिसको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान से समझिएगा, वर्तमान में इसे साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कहते हैं। वर्तमान में इसे साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। कंट्रीब्यूशन ऑफ द थ्योरी ऑफ शेनियरी प्रिसेप्शन, ये पुस्तक किसकी रचना है? वॉटसन, वुडवर्थ, टिचनर या फिर वुंट की रचना है। देखिए, आज कुछ मैंने पुस्तकों का भी साथ साथ में इसमें संग्रह किया है और परिचय मनोविज्ञान तथा मनोविज्ञान की परिभाषाएं एवं शिक्षण विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज ये संग्रह है। अति महत्वपूर्ण है, सभी इसका फायदा अवश्य लेंगे। और ये रचना थी विलियम वुंट की। मुझे कोई भी बालक लाकर दो, मैं उसे जो चाहूँ बना सकता हूँ, ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं। और ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? वॉटसन के द्वारा दी गई थी। बिहेवियर एंड इंस्ट्रक्शन टू कंपेरेटिव साइकोलॉजी, ये पुस्तक किसने लिखी थी? वुडवर्थ ने, टिचनर ने, वॉइस ने या फिर वॉटसन ने? ये पुस्तक वॉटसन के द्वारा लिखी गई। व्यक्तिक भेदों का अध्ययन करने हेतु निम्नलिखित विधि का प्रयोग किया जाता है? मनोभौतिक विधि, तुलनात्मक विधि, विभेदात्मक विधि, उपयुक्त सभी। देखिए, यहाँ शब्द भी दिया हुआ है विभेद, व्यक्तिगत भेद। व्यक्तिगत भेद का मतलब विभेदात्मक विधि। मन तथा शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किस विधि के माध्यम से किया जाता है? मनोविश्लेषणात्मक विधि। इसमें अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषणात्मक विधि के अंदर। परीक्षण विधि, मनोभौतिक विधि या विश्लेषणात्मक भौतिक विधि? तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा मनोभौतिक विधि, मन प्लस शरीर। अचेतन मन का अध्ययन कर
अतृप्त इच्छाओं का ज्ञान किस विधि की सहायता से किया जाता है? तुलनात्मक विधि, मनोविश्लेषण विधि, सांख्यिकी विधि, जीवन इतिहास विधि। सही उत्तर होगा इसका मनोविश्लेषणात्मक विधि, जिसके प्रतिपादक कौन है बताओ? सिगमंड फ्रायड हैं। मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन माने जाते हैं? यूंग, फ्रायड, वुंट या फिर स्किनर। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं विलियम सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं इसके मनोविश्लेषण। इनके द्वारा मन के कितने भाग बताए गए? मन के 3 भाग बताए गए, चेतन मन, अर्धचेतन मन और तीसरा कौन सा बताया? तीसरा अचेतन मन बताया गया, अचेतन मन। समानताओं तथा असमानताओं द्वारा व्यवहार का अध्ययन किस विधि में किया जाता है? समानता, असमानता, ध्यान से समझ लीजिए प्रश्न को। समानता तथा असमानता यानी कि दोनों के बीच में क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा तुलनात्मक विधि। जेनेटिक विधि निम्नलिखित विधि को कहा जाता है? जेनेटिक निदानात्मक, निदानात्मक कारणों से संबंधित है, विकासात्मक, उपचारात्मक, साक्षात्कार। जेनेटिक विधि विकासात्मक विधि को कहते हैं, आनुवांशिक विधि भी कहते हैं इसे, विकासात्मक विधि भी कहते हैं, जेनेटिक विधि भी कहते हैं। समस्यात्मक व्यवहार के कारणों को दूर करना, कारणों को जानना, ध्यान से समझना, कारणों को जानना निदान है, दूर करना उपचार है। निदानात्मक हमेशा परीक्षण होता है, उपचारात्मक शिक्षण होता है, ये ट्रीटमेंट है। निदान का मतलब क्लिनिक होता है, इसका सही उत्तर होगा उपचार। समूह के सदस्यों का अंतर्वैयक्तिक अध्ययन करना कौन सी विधि कहलाती है? समूह के सदस्यों का साक्षात्कार, प्रश्नावली, समाज मिति या फिर जीवन इतिहास। सही उत्तर होगा इसका समूह के सदस्यों की बात, यहाँ समूह की बात आ गई, इसलिए इसका सही उत्तर होगा समाज मिति विधि। समाज मिति विधि के प्रवर्तक कौन है? टाइडमैन, सुकरात, जे.एल. मोरेनो या फिर वुडवर्थ। बिल्कुल राइट आंसर है जे.एल. मोरेनो को समाज मिति विधि का प्रवर्तक माना जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज का कोई भी सवाल आपके गलत नहीं होना चाहिए, इतना अच्छा टेस्ट हो रहा है आपके लिए। अनुसंधान में सहायक विधि कौन सी है? साक्षात्कार, निरीक्षण, प्रश्नावली या फिर जीवन इतिहास विधि। अनुसंधान में हमेशा बड़े क्षेत्र में अनुसंधान करना हो तो ये विधि उपयोगी मानी जाती है, जिसे प्रश्नावली विधि भी कहते हैं। व्यक्ति को उत्तर देने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो उस प्रश्नावली को कौन सी प्रश्नावली कहते हैं? खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली। व्यक्ति को उत्तर देने की स्वतंत्रता देना यानी कि प्रश्नावली कैसी है? खुली प्रश्नावली है। उत्तर हाँ अथवा ना में दिए जाएं वो कौन सी प्रश्नावली होती है? खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली या फिर मिश्रित प्रश्नावली। हाँ या ना देने के लिए व्यक्ति को बांध दो, इसलिए कौन सी प्रश्नावली है? बंद प्रश्नावली। इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते, अगर कह सकते हैं तो फिर वो खुली हो जाएगी। प्रश्नावली विधि के शिक्षा में प्रयोगकर्ता कौन है? ध्यान से समझ लेना, प्रश्नावली विधि इसका शिक्षा में प्रयोगकर्ता कौन है? एक दार्शनिक प्रवर्तक पूछा जा सकता है, दूसरा शिक्षा के अंदर प्रयोगकर्ता कौन है? शिक्षा में प्रयोगकर्ता वुडवर्थ हैं। प्रश्नावली विधि के दार्शनिक प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? प्रश्नावली विधि के दार्शनिक प्रवर्तक कहो या फिर इसके जनक कहो, ये कौन है? सुकरात हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इसका प्रयोग करने वाले कौन थे? वुडवर्थ थे। कागज पेंसिल परीक्षण किस विधि को कहा जाता है? साक्षात्कार, जीवन इतिहास,
प्रश्नावली निरीक्षण। प्रश्नावली के अंदर उत्तर लिखने होते हैं, कागज पर किससे लिखे जाते हैं, पेंसिल के द्वारा लिखे जाते हैं, इसलिए इसको प्रश्नावली विधि कहते हैं। जब प्रश्न अनौपचारिक रूप से पूछे जाते हैं तो ये साक्षात्कार कहलाता है। अनौपचारिक यानी उसमें औपचारिकता फॉर्मलिटी नहीं होती है। ये साक्षात्कार कैसा, संरचित है, असंरचित है, व्यक्तिगत है या समूह है। इसमें साक्षात्कार कैसा, असंरचित है, यानी कि इसके अंदर प्रश्न पहले से तय नहीं है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है। गुप्त बातों तथा अचेतन व्यवहार को जानने में सहायक विधि कौन सी है? निरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि या फिर जीवन इतिहास विधि। जीवन के पूरे इतिहास की जानकारी लेने पर ही गुप्त बातों का पता चल सकता है। टाइडमैन के द्वारा प्रतिपादित जीवन इतिहास विधि, जिसे केस स्टडी मेथड भी कहते हैं। नैदानिक मनोविज्ञान में विशेष रूप से प्रयोग की जाने वाली विधि है गाथा वर्णन विधि, बहिर्दर्शन विधि, जीवन इतिहास विधि या फिर साक्षात्कार विधि। नैदानिक मनोविज्ञान का मतलब होता है कारणों को जानना, और कारणों को जानने के लिए जो विधि आती है उसको बोलते हैं केस स्टडी मेथड। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि ये केस उस वकील को दिया गया है, यानी कि उस वकील के द्वारा पूरे कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है। जीवन इतिहास विधि के प्रथम प्रयोगकर्ता मनोवैज्ञानिक कौन माने जाते हैं? स्पीयरमैन, टॉलमैन, टाइडमैन या फिर यूंग। सही आंसर होगा इसका टाइडमैन। अनुसंधान हेतु सर्वाधिक वैध तथा विश्वसनीय विधि कौन सी है? जीवन इतिहास, गाथा वर्णन, प्रायोगिक विधि, बहिर्दर्शन विधि। ऐसी विधि जिसके अंदर जो दशाएं होती हैं वो निर्धारित होती हैं, प्रयोग द्वारा उसको सिद्ध भी किया जाता है, इसलिए इस विधि को कहते हैं प्रायोगिक विधि। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब व किसने स्थापित की गई थी? विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई। यहाँ प्रश्न साथ साथ में कब की गई थी? तो 1879 के अंदर की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो उत्तर सही होगा लिप्जिंग में की गई थी। और लिप्जिंग कहाँ पर है? जर्मनी के अंदर है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? जर्मनी के लिप्जिंग के अंदर स्थापित की गई। प्रयोगात्मक विधि के जनक माने जाते हैं वाटसन, वुडवर्थ, विलियम वुंट या फिर मील। प्रयोगात्मक विधि के जनक विलियम वुंट हैं। जब व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव का वर्णन करता है तो ये विधि कहलाती है अंतःदर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि या फिर गाथा वर्णन विधि। समझ करके आप उत्तर दीजिए। जब व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव का वर्णन करता है तो ये विधि कहलाती है गाथा वर्णन विधि कहलाती है। विद्यार्थी विशेष के व्यवहार का औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से अध्ययन करना कौन सी विधि कहलाती है? अंतःदर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि या गाथा वर्णन विधि। इसका सही आंसर होगा बहिर्दर्शन विधि। यहाँ पर औपचारिक और अनौपचारिक रूप से व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वुडवर्थ, स्किनर, वाटसन या फिर फ्रायड। सही आंसर क्या होगा इसका? वाटसन बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। विलियम वुंट तथा टिचनर द्वारा किस विधि को विकसित किया गया? विलियम वुंट टिचनर मनोविज्ञान के प्रथम संप्रदाय जिसे संरचनावाद कहते हैं, संरचनावाद के जनक थे। इनके समय एक विधि प्रतिपादित हुई थी जिसका नाम है आत्मनिरीक्षण विधि। ये मनोविज्ञान की प्रथम विधि मानी जाती है और मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय है संरचनावाद। मस्तिष्क की क्रियाओं का स्व निरीक्षण करना मनोविज्ञान की कौन सी विधि है?
व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने मस्तिष्क का निरीक्षण करना, स्वयं करना, इसे आत्म कह सकते हैं, सेल्फ कह सकते हैं। इसलिए इस विधि का नाम भी कैसी विधि है? आत्म निरीक्षण विधि है। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए कक्षा केंद्रित, व्यवहार केंद्रित, बाल केंद्रित या फिर अध्यापक केंद्रित। किसके अनुसार? केवल मनोविज्ञान के अनुसार नहीं, बल्कि मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए बाल केंद्रित। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की कौन सी शाखा मानी जाती है? सैद्धांतिक है, व्यवहारिक हैं, प्रायोगिक हैं या उपयुक्त सभी हैं? सही आंसर होगा इसका व्यवहारिक शाखा। व्यक्तित्व के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास में सहायक मनोविज्ञान की कौन सी शाखा है? पशु मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान या फिर शिक्षा मनोविज्ञान? सही आंसर होगा इसका शिक्षा मनोविज्ञान। अधिगम में अभिप्रेरणा जागृत करने में सहायक है पशु मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान या फिर शिक्षा मनोविज्ञान? अधिगम में किसको जागृत करना? अभिप्रेरणा को जागृत करना, शिक्षा मनोविज्ञान। रूसो की पुस्तक का नाम था एमाइल, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशन बिहेवियर या उपयुक्त सभी? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रकृति के सूत्रपात का श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को दिया जाता है? शिक्षा के अंदर मनोवैज्ञानिक प्रकृति को शुरू करने वाले, और वो मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं या फिर दार्शनिक भी कह सकते हैं, जिसको नाम था रूसो। जब प्रश्न ध्यान से समझिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिमाण के उपयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं को वैज्ञानिक अध्ययन से संबद्ध होती है। ये सार गर्भित परिभाषा किसके द्वारा दी गई? स्टीफन के द्वारा, जेम्स ड्रेवर के द्वारा, पील के द्वारा या फिर एलिस के द्वारा? सही उत्तर है इसका जेम्स ड्रेवर। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी थी? स्टीफन ने, पील ने, ट्रॉ ने या फिर एलिस ने? सही है इसका उत्तर, ये परिभाषा स्टीफन के द्वारा दी गई। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये परिभाषा प्रस्तुत की थी B.F. स्किनर ने, क्रो एंड क्रो ने, वुडवर्थ ने या फिर कॉल सनिक ने? ये परिभाषा क्रो एंड क्रो। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार व मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा निष्कर्षों का शिक्षा में प्रयोग है। ये परिभाषा प्रस्तुत की B.F. स्किनर, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ या फिर कॉल सनिक? बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, जिस परिभाषा के बारे में मैं कई बार डिस्कस करता रहता हूँ। मनोविज्ञान के सिद्धांतों और निष्कर्षों का जब शिक्षा में प्रयोग किया जाए तो उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। कॉल सैनिक द्वारा ये परिभाषा दी गई। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा सुस्पष्ट किस शताब्दी में हो चुकी थी? 18वीं, 19वीं, 20वीं या फिर 17वीं? शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत 20वीं शताब्दी से होती है और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? USA से होती है। सीखने का उपयोगितावादी सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? स्किनर के द्वारा, जेम्स के द्वारा,
थॉर्नडाइक के द्वारा या फिर वॉटसन के द्वारा। सीखने से संबंधित अगर आ जाए तो ध्यान से समझना, सीखने का सिद्धांत, सीखने के नियम और शैक्षिक मनोवैज्ञानिक प्रथम कौन थे? थॉर्नडाइक। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को माना जाता है प्रथम वैज्ञानिक, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, प्रथम व्यवहारवादी। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिसके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? टीपी रमन के द्वारा, जॉन डीवी के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा, स्किनर के द्वारा। इसका सही आंसर होगा जॉन डीवी के द्वारा ये परिभाषा दी गई। एजुकेशन शब्द किस भाषा के शब्द से निर्मित है? ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, जर्मन भाषा या फिर फ्रेंच भाषा। सही आंसर है इसका लैटिन भाषा। व्यवहार में परिमार्जन, परिष्कार तथा निर्देशन व परामर्श से संबंधित शाखा कौन सी है? मनोमिति शाखा, व्यक्तिक मनोविज्ञान, उपभोक्ता मनोविज्ञान या फिर शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा है तभी तो परिमार्जन है, तभी परिष्कार है, तभी निर्देशन है और तभी परामर्श है। पूर्वानुभव या पूर्वानुमान, समस्या समाधान जैसी गुत्थियों से संबंधित शाखा कौन सी है? राजनीतिक मनोविज्ञान, कानून मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान या फिर स्वास्थ्य मनोविज्ञान। सही आंसर होगा इसका परा मनोविज्ञान। ज्ञानात्मक विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान या फिर संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान को ही विकासात्मक मनोविज्ञान या फिर ज्ञानात्मक मनोविज्ञान भी कहते हैं। गर्भधान की क्रिया से लेकर वृद्धावस्था तक होने वाले व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान की निम्न शाखा में किया जाता है। बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान या फिर विकासात्मक मनोविज्ञान। सही उत्तर है इसका विकासात्मक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की आधुनिक शाखा मानी जाती है शिक्षा मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान या फिर सैन्य मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की सब शाखाओं में से लेटेस्ट कह सकते हैं, जिसको आधुनिक कह सकते हैं, और वो है परा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वो कौन सी शाखा है जिसमें असामान्य व्यवहार के कारणों की खोज करने का प्रयास किया गया है? असामान्य मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, उपचारात्मक मनोविज्ञान या फिर सामाजिक मनोविज्ञान। ध्यान रहे व्यक्ति, यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया है कि मनोविज्ञान की वो शाखा कौन सी जिसमें असामान्य व्यवहार के कारणों को जानना। कारणों को जब कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए इसका उत्तर यही होता है नैदानिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में सम्मिलित हैं, मनोविज्ञान के अंदर कौन से पक्ष सम्मिलित हैं? सैद्धांतिक पक्ष, प्रायोगिक पक्ष, सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों पक्ष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों पक्ष मनोविज्ञान में सम्मिलित हैं। मनोविज्ञान की प्रकृति मानी गई है दार्शनिक, सामाजिक, वैज्ञानिक या फिर यथार्थवादी। मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? बोरिंग के द्वारा, वॉरेन के द्वारा, मॉर्गन एवं किंग के द्वारा या फिर जेम्स के द्वारा। इसको मैं साथ में और जोड़ देता हूं, बिल्कुल सही आंसर होगा मॉर्गन एवं किंग। मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन तथा व्याख्या के रूप में की जा सकती है। ये परिभाषा किसकी है?
विलियम वुंट की हैं, टिचनर की हैं, जेम्स की हैं या फिर वाइस की हैं? ये परिभाषा विलियम जेम्स की है। मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? यहाँ ध्यान समझना, व्यवहार तथा मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मानसिक क्रियाओं का, तब प्रश्न समझ लेना, एटकिंसन तथा हिलगार्ड, इसके साथ में और कौन थे? हिलगार्ड। मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक छानबीन से है। यह परिभाषा किसके द्वारा प्रदान की गई? क्रो एंड क्रो ने, मन के द्वारा, कॉल्सनी के द्वारा या फिर एटकिंसन के द्वारा? एटकिंसन के द्वारा। मनोविज्ञान एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार से किसी प्राणी के व्यवहार का नियंत्रण करने और उसे अच्छी प्रकार से समझने में सहायता करना। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? विलियम मैकडूगल, स्किनर, वॉटसन या फिर पिल्सबरी। आज जितनी भी परिभाषाएं हैं इतनी याद कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि इसी में से अगर परिभाषा संबंधित प्रश्न आपकी सामान्य जानकारी में पूछा जाता है, इसी में से ही लगभग संभावना रहेगी। मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में दी जा सकती है। ये परिभाषा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? वुडवर्थ के द्वारा, स्किनर के द्वारा, वॉटसन के द्वारा या फिर पिल्सबरी के द्वारा? यहाँ व्यवहार की विज्ञान की बात आती है, व्यवहार के सकारात्मक विज्ञान की बात नहीं की गई है। क्या कहा गया? मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जाती है। तो ये परिभाषा पिल्सबरी की है। मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की है? सकारात्मक मनोविज्ञान है, समझ जाइएगा। ये परिभाषा सकारात्मक मनोविज्ञान कहें या फिर शुद्ध विज्ञान, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये परिभाषा भी किसके द्वारा दी गई? वॉटसन के द्वारा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है? यहाँ ध्यान समझिएगा, एक ही शब्द से या उत्तर दे सकते हो आप, और वो शब्द कौन सा है? अनुभव। अनुभव अच्छा किसका था? स्किनर का अनुभव अच्छा था। आचरण बढ़िया किसका था? मैकडूगल का आचरण अच्छा था। जॉन ब्रॉड्स वॉटसन ने किस वर्ष मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सिद्ध किया? 5, 8, 11 या फिर 13 के अंदर? तो इसका सही आंसर होगा 13, 1913। व्यवहारवादी विचारधारा के जनक किस मनोवैज्ञानिक को माना जाता? फ्रायड, पिल्सबरी, वॉटसन या फिर विलियम मैकडूगल? व्यवहारवादी मनोविज्ञान की विचारधारा में एक विचारधारा है जिसका नाम है व्यवहारवादी विचारधारा। इसके जनक किसको माना जाता है? वॉटसन को माना जाता है। 1911 में प्रकाशित मनोविज्ञान के मूल तत्व पुस्तक में किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? वॉटसन के द्वारा, फ्रायड के द्वारा, पिल्सबरी के द्वारा या फिर विलियम मैकडूगल के द्वारा? इसका सही आंसर होगा पिल्सबरी के द्वारा। व्यवहारवाद की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास करने वाले मनोवैज्ञानिक थे वॉटसन, फ्रायड, पिल्सबरी या फिर विलियम मैकडूगल? सर्वप्रथम प्रयास करने वाले, अच्छा प्रश्न है, सर्वप्रथम प्रयास करने वाले कौन थे? मैकडूगल थे, जिसने सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। सिगमंड फ्रायड द्वारा मन के कितने स्तर बताए गए? यहाँ सिगमंड फ्रायड का प्रश्न है, मन के स्तर की बात आती है तो मन के स्तर कितने बताए गए? 3 स्तर बताए गए। देखिए, सभी को कहना चाहता हूँ, इस परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। कितना सितंबर? 2 सितंबर। अब भी आपको ऐसा लगता है कि 2 सितंबर को नहीं होगी, उसका तो कोई उपाय मेरे पास में नहीं है, लेकिन सरकार ये चाहती है कि इस परीक्षा को 2 तारीख को आयोजित करवाई जाए। तो आप लोग तैयार रहें। अभी भी आप ये सोचते हो कि हमारे पास में समय है, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे होगे। इसीलिए आज के इस टेस्ट के साथ साथ हमेशा टेस्ट के साथ जुड़े रहें। हमें ये बार बार आपको कहना पड़ता है कि आप टेस्ट दीजिए, आप टेस्ट दीजिए। आपको ज़्यादा कहने से
आप ये मत सोचिएगा कि हम आपको बार बार इस मजबूर नहीं कर रहे। हम ये चाहते हैं कि परीक्षा हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप लोग प्लीज़ मेहनत करो और 2 तारीख को अभी एक बार तिथि मान कर ही चलो। विलियम जेम्स द्वारा 1890 में प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, बिहेवियर ऑफ साइकोलॉजी या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को माना है मन या मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान या फिर व्यवहार का विज्ञान। सही आंसर क्या होगा इसका? चेतना का विज्ञान। इटली के दार्शनिक पैम्पोनोजी के अनुसार मनोविज्ञान था मन मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान या फिर व्यवहार का विज्ञान। सही आंसर क्या होगा इसका? मन या फिर मस्तिष्क का विज्ञान। मन तथा मस्तिष्क का विज्ञान मनोविज्ञान को किस शताब्दी में कहा गया? 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या फिर 20वीं शताब्दी? 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर इसे मन या फिर मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था। किसको? मनोविज्ञान को। प्लेटो, अरस्तु तथा देकार्ते के अनुसार मनोविज्ञान था मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान या फिर व्यवहार का विज्ञान। तो इसका सही उत्तर होगा कैसा? सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। थैंक यू दोस्तों, आज की इस टेस्ट सीरीज़ को यहीं समाप्त करते हैं और रेगुलर ये टेस्ट सीरीज़ चलती रहेगी, जिसमें कभी सरल प्रश्न, कभी कठिन प्रश्नों का मिश्रण किया जाएगा। आप निरंतर जुड़े रहें। कोशिश ये करें कि इस टेस्ट सीरीज को 2-3 बार देखें, जिससे ये सारे प्रश्न आपको याद हो जाएं। धन्यवाद।